नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर प्रथम के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी हिंदी और बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि चूलिका किसका शब्द है? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश या डी फारसी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी प्राकृत इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो आपको एक क्लू बना लेना है कि चूलिका किसकी, बोले प्राकृत की। चूलिका किसकी? प्राकृत की। तो चूलिका प्राकृत की, ऐसे आपको क्लू बनाना है और इसे अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए उद्वतन, बी उपलेपन, सी उपहलेपन या डी उद्वर्तन। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उद्वर्तन इज राइट आंसर, है ना। देखिए, उबटन का जो तत्सम रूप है, तत्सम का मतलब होता तत् माने उसके सम माने समान है, जो इन्हीं की जो संस्कृत भाषा का शब्द है उसी को तत्सम कहते हैं। और संस्कृत भाषा से जो विकृत होकर के परिवर्तित होकर के शब्द बनता है उसे हम लोग कहते हैं तद्भव। तद माने उससे जो उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं तद्भव। तो उबटन शब्द है तद्भव और इसका तत्सम रूप होता है उद्वर्तन। विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है? ए अश्व, बी मेघ, सी गर्दभ या डी अजा। तो आसान सा प्रश्न था, बहुत सुंदर जवाब आप सबका आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। गर्दभ इज राइट आंसर, है ना। तो गर्दभ को धूसर कहते हैं, इसको बेसर भी कहते हैं, इसको चक्रीवान भी कहते हैं, इसको बैसाख नंदन भी कहते हैं, खर भी कहते हैं। ध्यान में रख लीजिएगा और विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 4 है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है? आपको जवाब देना है। ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी तुर्की, डी जापानी। तो आप सबका जवाब आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जापानी इज राइट आंसर, है ना। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जापानी क्या करता है, पान खा के रिक्शा चलाता है। तो यानी कि जापानी भाषा का शब्द क्या हो गया? रिक्शा। और पान, पान का मतलब झमपान। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि जापानी पान खा के रिक्शा चलाता है। ठीक है, तो रिक्शा क्या है? जापानी शब्द है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि रस को नाट तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ये कह रहे हैं कि भामा ने, बी रुद्रट, सी आनंदवर्धन या डी अभिनव गुप्त। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अभिनव गुप्त इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए मित्रों, रस को नाट तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध कौन करता है? किसी भी चीज़ का विरोध सबसे पहले कौन कर सकता है? जो अभिनव होगा, नव व्यक्ति होगा, है ना। अभी नव व्यक्ति होगा, नव माने नवयुवक, नौजवान होगा, नया नया आया होगा, वही तो क्या करेगा? किसी चीज़ का विरोध करेगा। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि रस को नाट तक सीमित करने का विरोध वही व्यक्ति कर सकता है जो अभिनव हो। अभी नव माने नया है, वही विरोध कर सकता है। तो ऐसे क्लू बना करके आपको इसको फटाफट अपने माइंड में दबा लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 6 है कि सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन हैं? ये किशन पटनायक, बी नीलाभ, सी रमेश उपाध्याय, डी पंकज विष्ट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। नीलाभ इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बात करते हैं सामयिक वार्ता। सामयिक वार्ता का मतलब होता है कि समय के अनुसार, समय से संबंधित जो वार्ता होती है, यानी कि इस समय जिसकी वार्ता होती है उससे संबंधित ही वार्ता की जाए, है ना। इसका क्लू क्या बनाएंगे? देखिए, अगर आपका सामयिक वार्ता आप नहीं करोगे तो आपको नीलाभ, नीलाभ माने नहीं लाभ होगा। सामयिक माने होता है समय के अनुसार, समय से संबंधित अगर वार्ता आप नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम का समय हो तो आपको एग्जाम की बात करनी चाहिए, चुनाव का समय है तो आपको चुनाव की बात करनी चाहिए। अब चल रहा है एग्जाम और आप बात कर रहे हो चुनाव का, तो सामयिक वार्ता अगर आप नहीं करेंगे तो नीलाभ, नी माने नहीं, आपको लाभ मिलेगा। अगर सामयिक वार्ता आप नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। नीलाभ, नीलाभ माने नहीं लाभ मिलेगा। नीलाभ को ध्यान में रखिएगा।
और सामयिक वार्ता को। तो अगर सामयिक वार्ता आप नहीं करेंगे तो नीलाभ, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इन्हीं की नीलाभ की रचना है, नीलाभ जी ने इसका संपादन किया है। ठीक है, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न के साथ है कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन हैं, यानी कि समांतर कहानी का प्रवर्तन किसने किया है। ये गंगा प्रसाद बिमल, बी जयनंद, सी कमलेश्वर, डी महीप सिंह। तो आपका जवाब बड़ा प्यारा सा आया, बड़े तेज़ी के साथ भी आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। कमलेश्वर इज राइट आंसर। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ ना कि समांतर चले कमलेश्वर, तो समांतर कमलेश्वर ये ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। और मैंने आपको एक और बताया था कि महीप से सचेतन रहो, है ना। तो सचेतन महीप सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है। ये कह रहे कि तरुण तपस्विनी, बी रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, सी राजकुमारी, या डी भोजपुर का ठग। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। भोजपुर का ठग इज राइट आंसर, है ना। बात करें भोजपुर का ठग, तो भोजपुर का ठग जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि भोजपुर का ठग क्या है, गहमरी है, गहमरी है, गहमरी है। तो ठग जो होता है ना, गह होता है, ठग है गहमरी। जो ठग होता है वो गह के मारता है, वैसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठगी मारता है तो ठगी मारेगा, गह मारेगा। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि गोपाल राम गहमरी, है ना, भोजपुर के ठग के लेखक हैं। तो तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल और राजकुमारी ये किशोरी होती है, तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 9 है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि नहाना, बी कांपना, सी सर्दी लगना, डी लज्जित होना। अब आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी लज्जित होना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, घड़ों पानी पड़ना, अगर आपके ऊपर कोई घड़ा भर पानी डाल दे तो आप लज्जित हो जाते हैं। जैसे आप कपड़ा पहन के खड़े हो और आपके ऊपर कोई घड़ा पानी डाल दे तो लज्जित होना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 10 है कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। अब उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन हैं। ये श्रीहर्ष, बी भारव, सी भवभूति, डी वाल्मीकि। तो आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भावभूत इज राइट आंसर। मैंने हमेशा आपको बताया है ना कि चरित्र की अनुभूति होती है, तो चरित्र फार उत्तर रामचरित, ये ध्यान में रखिएगा। और चरित्र की अनुभूति फार भावभूति को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 11 है कि अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। ये कह रहे कि अन हलंत लगा हुआ है और अंत। बी कह रहे कि अंत और अंत, तो अनंत ये होगा। सी कह रहे कि अनन और ता होगा या अनन और ता होगा। अब इसके हिसाब से आपको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अन धन अंत, है ना। और मैंने जब संधि की प्रस्तुति कराई तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको कहीं पर, है ना, पीछे स्वर दिखाई दे तो आप जान जाइए कि स्वर दिखाई देगा तो पहले वाले में हलंत होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। तो अन धन अंत और आ में आके मिल जाता है, हो जाता है अनंत। अब विकल्प ये इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अब इनमें से एक युग्म गलत है, उसी की पहचान आपको करना है और जवाब के रूप में चयन भी करना है। ये अवधी पूर्वी हिंदी है, बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी है, और डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। जो भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं है, बल्कि इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई था ना कि बिहारी मैम भोजपुरी बोलती हैं। भोजपुरी कौन बोलता है, बोले बिहारी मैम। बिहारी माने बिहारी उपभाषा, मैम भोजपुरी बोलती हैं। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीन को ध्यान में रखिएगा, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। पूर्वी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल विकल्प सी को आप पकड़ लीजिए। प्रश्न संख्या 13 है कि वारेन हेस्टिंग का साण शीर्षक कहानी किसकी है। ये स्वयं प्रकाश, बी अरुण प्रकाश, सी चंद्र प्रकाश, डी उदय प्रकाश। अब आप सबका जवाब भी बड़ा बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। उदय प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। वारेन हेस्टिंग का साण का उदय हुआ कब, जब प्रकाश हुआ। जब प्रकाश का उदय हुआ तब क्या हुआ, तब वारेन हेस्टिंग का साण निकल गया, साण का उदय हुआ। बस ऐसे ट्रिक बनाइएगा कि वारेन हेस्टिंग का साण का उदय कब हुआ, बोले जब प्रकाश का उदय हुआ। जब प्रकाश का उदय हुआ तो वारेन हेस्टिंग का साण भी दिखाई दिया। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 14 कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ये प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी राजेंद्र यादव, डी मार्कंडे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, प्रेमचंद इज राइट आंसर, है ना। और बात करें हंस, तो हंस को आप देखते होंगे ना कि इनका जो जोड़ा होता है बड़ा प्रेम का जोड़ा होता है। हंसों का जोड़ा कहा भी गया है बिछुड़ गया रे, है ना। तो प्रेम का जोड़ा कौन होता है? बोले प्रेम का जोड़ा तो हंस का होता है, और दोनों में से अगर एक कोई मर गया तो दूसरा भी मर जाता है। तो हंस प्रेम का जोड़ा होता है। तो प्रेम फॉर प्रेमचंद जी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 है कि बामन दास किस उपन्यास का पात्र है? ये कह रहे कि परिकथा का, बी गोदान, सी बलसनामा, डी मैलांचल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बावन दास तिरपन दास। कहाँ? बोले सर मैलांचल बावन दास, इधर में रख लीजिएगा, है ना, और इसको हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा कौन सी है, यानी कि क्या है? ये कह रहे कि आत्मकथा, भी कह रहे नाटक, सी जीवनी, डी उपन्यास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपन्यास इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो शीर्षक आप देख रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, तो आत्मकथा देखते हैं कुछ लोग इसको आत्मकथा पर लगा देंगे, लेकिन यही तो इसमें बिल्कुल टेक्निक है कि एक आत्मकथा नहीं बल्कि एक उपन्यास है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ये कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को, बी सुमित्रानंद पंत को, सी नरेश मेहता को, डी जयशंकर प्रसाद को। तो आप सब भाई बहनों का जवाब दिया गया, विकल्प डी को लॉक किया जाए, जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। बात करें मित्रों जयशंकर प्रसाद जी को, तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को बेहतर है, दिनकर की उर्वशी 1972 में उर्वशी पर मिला है। पंत को 68 में पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में सुमित्रचंद्र पंत जी को मिलता है ना। नरेश मेहता को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि समय दिया है काल, और सूची 2 में दिखाई दे रहे हैं उससे संबंधित जो रचनाकार हैं उन्हीं को मिलाना है। बात करें ये, तो आदिकाल के सामने आप देख रहे हैं आलम, भक्तिकाल के सामने भारतेंदु, रीतकाल के सामने अमीर खुसरो, और आधुनिक काल के अंतर्गत जायसी। तो इसमें देखेंगे आदिकाल के कवि कौन है? तो आदिकाल में तो अमीर खुसरो है, आदि में अमीर खुसरो। भक्ति काल की बात अगर हम लोग करते हैं तो भक्ति में जायसी होंगे, रीति में आलम है, और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके हिसाब से देखेंगे तो 4, 3, 2 और 4 आपने देखा 3, 4 और फिर 1 और 2, 3, 4, 1, 2 विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। आदिकाल अमीर खुसरो, भक्ति काल में जायसी, ऋत काल में आलम, और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचलते उक्ति किसकी है? और देखिए, अगर बात करें ना तो कोई भी ऐसा मॉडल पेपर नहीं है जिसमें लगभग ये प्रश्न ना पूछा जाए। ये भामा, बी दंडी, सी विश्वनाथ, डी मम्मट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया कि दंडी, है ना। काव्य शोभा करान, है ना, कौन होता है? दंडी होता है। जो दंडी होता है ना वो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान, है ना। तो काव्य शोभा करान कौन? बोले दंडी फॉर दंडी जी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? ये कह रहे हुंकार, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी, डी त्रिधारा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए। त्रिधारा जो है ना ये दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि त्रिधारा और मुकुल ये रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, ध्यान में रखिएगा, और इसे हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 21 है कि दलित विमर्श का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसकी है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी कमल भारती, सी मोहनदास नैमिष राय, डी शिवराज सिंह बेचैन। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया कि दलित विमर्श का सौंदर्य कौन लिखता? ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना। दलित विमर्श का सौंदर्य ओम होता है, तो ओम होता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 22 है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक किसका है?
सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक किसका है? ये राजचंद्र गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंद्र चंद, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो आप सबका जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए, राजचंद्र गोस्वामी इज राइट आंसर, है ना। देखिए सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर क्या करते हैं? राधा के चरण में गिरते हैं। तो सती किसके चरण में जाएगी? राधा के चरण में जाएगी। अमर सिंह राठौर किसके चरण में जाएंगे? राधा के चरण में जाएंगे। तो राधा चरण का मतलब हो गया राजचंद्र गोस्वामी को ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि मैंने अस्मृत के दीप जलाए किसकी रचना है? ये पुरुषोत्तम दास टंडन, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी लक्ष्मीनारायण सुधांशु, डी रामनाथ सुमन। अब मैंने अस्मृत के दीप जलाए और आप सबका जवाब भी आ गया, तो लक्ष्मीनारायण दौड़े आए। मैंने अस्मृत के दीप जलाए तो लक्ष्मीनारायण सुधांशु दौड़े आए। लक्ष्मीनारायण दौड़े आए यानी कि लक्ष्मीनारायण सुधांशु इज राइट आंसर। विकल्प सी को आप लोग बिल्कुल हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि मैंने स्मृत के दीप जलाए तो लक्ष्मीनारायण सुधांशु दौड़े आए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? ये प्रथमा, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी द्वितीय। तो नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसठ आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। गणेशाय नमः, गणेशाय नमः माने गणेश जी को नमस्कार। तो विकल्प बी चतुर्थी विभक्ति इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? ए अवधि, बी खड़ी भली, सी ब्रज, डी संस्कृत भाषा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ब्रज भाषा इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में रखेंगे? क्योंकि बात करें तुलसीदास जी महाराज की, तुलसीदास महाराज जी कुल 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ अवधि में है और कुछ ब्रज में है। और अवधि में कौन सी रचना है या ब्रज में कौन सी रचना है, प्रश्न बहुतायत परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो एक ट्रिक यहाँ पर ले लीजिए, और मैं जब विस्तृत क्लास ली थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि देखिए वली, जितनी भी कवितावली, गीतावली है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा, जितनी भी कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, वली वाली ये जो रचनाएं तुलसीदास जी की हैं ये ब्रज भाषा में है। दूसरा पनी, बैराग, संदीपनी, ध्यान में, तो पनी, वली और पनी ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो बैराग, संदीपनी और एक पत्रिका भी है, विनय पत्रिका। ठीक है, तो पत्रिका आप देखिए कि पत्रिका, वली और पनी, पत्रिका, बली, पनी ब्रज भाषा में है। बस इसके बाद जितनी रचनाएं बच गई तुलसीदास जी महाराज जी की, सब अवधि भाषा में है। तो पत्रिका, बली और पनी इनकी रचनाओं में देखना है, आपको टिक लगा देना है ब्रज भाषा पे। ठीक है, चलिए, और जो बच गए अवधि भाषा में है। प्रश्न संख्या 26 है कि ज्ञान रास के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। तो ज्ञान रास के संचित कोश का ही नाम जो है साहित्य है। यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी मुक्तबोध, सी नामवर सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, ज्ञान रस का संचित कोश महा है, महाज्ञान का। तो महाफर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अब रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ये भरतमुनि, बी क्षेमेंद्र, सी कुंतक, डी वामन। तो आपको दिमाग में आ गया कि रीति वामन, रीति किसकी है? वामन की। वामन माने ब्राह्मण की। रीति जो बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो ढंग बनाते हैं, कौन बनाते हैं? वामन। वामन माने ब्राह्मण को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 28 है कि मिलन का नाम मतलब मैं विरह में चिर हूँ पंक्ति किसकी है? ए मीराबाई, बी महादेव वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी मन्नू भंडारी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिरी हूँ, है ना। तो मिलन का नाम ना लो, माँ से मिलन, माँ से महादेवी वर्मा, है ना, देवी। अब महादेवी से जो देवी होती है, देवी से मिलन का नाम ना लो क्योंकि वो विरह में चिर हूँ, ध्यान में रखिएगा। देवी से मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो किससे? बोले देवी से। देवी भार महादेव वर्मा को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कविता की तीसरी आँख के रचनाकार हैं। ए प्रभाकर माचवे, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी प्रभाकर क्षत्रिय, डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सभी के प्रश्न को लॉक किया जाए,
प्रभाकर छोत्री इज राइट आंसर, है ना। देखिए कविता की जो तीसरी आंख होती है ना, वो प्रभा करती है। प्रभा कौन करती है? प्रभाकर छोत्री। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर छोत्री, ध्यान में रख लीजिएगा और इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 30 है कि चरणदास चोर नाटक किसका है? आपको जवाब देना है कि चरणदास चोर नाटक किसका है। ये मुद्रा रासस, बी बलराज पंडित, सी हबीब तनवीर, डी मंजूर भगत। तो आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। हबीब तनवीर इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो चरणदास चोर है ना, चरणदास चोर बड़ा अजीब है। हबीब माने अजीब, एक ट्रिक बना लीजिएगा कि चरणदास चोर जो है बड़ा अजीब है, तो अजीब को हबीब कर लीजिएगा और इसको बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। ये कह रहे कि प्रादेह बी प्रश्चा, सी गतिश्चा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पर आदेह इज राइट आंसर। विकल्प ए को आप सही कर लीजिए। पर, परा, अप, अनु, अव, निस, दुस, दिर, बी, आंग पर। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। यही प्रादेह, प्र आदेह, प्रा आदि जो उपसर्ग हैं, ये इसका संबंधित सूत्र है। ठीक है, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि अंगिका किस राज्य की बोली है? ए बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बिहार इज राइट आंसर, है ना। जो अंगिका है ना, अंगिका बिहार राज्य की बोली है, ध्यान में रख लीजिएगा। आसान सा प्रश्न है और 1 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि लिंग के दृश्य दही शब्द है। अब दही शब्द क्या है? ये कहने की स्त्रीलिंग है, बी पुल्लिंग है, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। पुल्लिंग इज राइट आंसर, है ना। हालांकि कुछ लोग इसको स्त्रीलिंग में भी लगा देंगे, तो ध्यान रखिएगा। हाथी, दही, पानी, घी, है ना, इकारांत हैं, है ना, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। दही का प्रयोग लोग कहते हैं दही खट्टी है, तो दही खट्टी नहीं है, गलत है, दही खट्टा है ना। अब चूंकि जो क्या होता है कि पूर्वी क्षेत्र के लोग जो है इसको इकारांत बोलते हैं, स्त्रीलिंग में बोलते हैं, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 34 है कि रस अपकर्ष का दोष है। तो रस अपकर्ष का दोष है उक्ति किस आचार्य की है? ए बामन, बी विश्वनाथ, सी मम्मट, डी भरत मुनि। तो रस के जो अपकर्षक होते हैं वही क्या है? दोष हैं। ऐसा कौन कह सकता है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मम्मट, है ना। मम, रस का अपकर्षक कौन है? बोले मम। रस का अपकर्षक मम, मम फार मम्मट को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें बिल्कुल ऐसे कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ये कह रहे कि संस्मरण है, बी कह रहे डायरी, सी कह रहे रिपोर्टाज और सी कह रहे रिपोर्टाज, डी कह रहे यात्रा वृत्ति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। यात्रा वृत्ति इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब आप यात्रा करेंगे ना तो एक बूंद सहसा उछल जाएगी, तो एक बूंद सहसा उछली आगे जी की रचना है और यात्रा वृत्त है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन किसका है? ये धर्मवीर भारती, बी रघुवीर सहाय, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी राजेंद्र यादव। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब भी बड़ी तेजी के साथ आ गया कि आत्महत्या के विरुद्ध कौन सहाय होंगे? बोले रघुवीर सहाय होंगे, है ना। जब कोई व्यक्ति क्या होता है आत्महत्या करने जाता है तो उसकी सहायता कौन करते हैं? रघुवीर करते हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय है। कभी कभी देखे होंगे ना कि कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए ऊपर से कूद जाते हैं और रघुवीर सहाय हो जाते हैं, उनको बचा लेते हैं, मरते नहीं हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय है, रघुवीर ही एक सहाय है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी दिनकर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी दिनकर इज राइट आंसर, है ना। देखिए संस्कृत के 4 अध्याय लिखना हो तो दिन भर लग जाएंगे। संस्कृत के 4 अध्याय दिन भर, तो दिन भर को आप दिनकर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 38 है कि नेताजी कहन के लेखक हैं, यानी कि नेताजी ने कहा, इस रचना के लेखक कौन है? ये रविंद्र कालिया,
बी रविन्द्रनाथ त्यागी, सी श्रीलाल शुक्ल, डी मनोहर श्याम जोशी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, मनोहर श्याम जोशी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो नेताजी कहते हैं वो मनोहर होता है और जोश देने वाला होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी देखे होंगे कि हमारे आपके जो प्रिय नेता गण लोग हैं, चहेते नेता लोग हैं, जब आते कोई बात ऐसी कहते हैं तो बात उनकी बड़ी मनोहर लगती है और उससे जोश आ जाता है। अब वो बात सही हो या गलत हो, उसको पूरा करें ना करें, लेकिन मनोहर और जोश वाला होता है। तो नेताजी कहते हैं तो मनोहर और जोश वाली, मनोहर हो लगता है और जोश आ जाता है। विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल, बी राउत शंकरतायन, सी नामवर सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप बोले हजार है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजार है, तो हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 40 है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1895, बी 1839, 1893 और डी 1898। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी 1893 इज राइट आंसर, है ना। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हो गई थी 1893 में, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 41 है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी मुक्तबोध, सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान और डी है शांत प्रिय द्विवेदी। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहोगे ना तो बहुत प्रिय लगेगा और शांति देगा। तो कामायनी को उपनिषद कहना शांति और प्रिय लगता है, शांति और प्रिय लगता है। तो शांति प्रिय द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें नोट कर लीजिएगा कि कामायनी को आप छायावाद कहोगे ना तो प्रिय लगेगा, शांति और प्रिय लगेगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 42 है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? ये कह रहे कबीर की, बी रहीम की, सी तुलसी की, डी केशव की। तो देखिए इसी में तो लोग भटकते हैं कि केशव कहीं ना, जो दिमाग में रख लीजिएगा, केशव कहीं ना, केशव ना कहिए, है ना, यानी केशवदास नहीं है, पहले काट लीजिए, केशव कहीं ना। और ज़्यादातर लोग केशवदास पे जाते हैं, है ना। तो केशव कहीं ना किसको? तुलसी कहिए, केशव कहीं ना तुलसी कहिए। तो तुलसी कहिए का मतलब तुलसीदास जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो हमारे भाई बहन अभी जल्द ही में बीएड किए हैं, नई तरह से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा समस्या बनता है, ठीक है। चलिए विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 43 है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? ए रत्नाकर, बी भूषण, सी ठाकुर, डी आलम। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो शिव की बावनी है ना, तो शिवा बावनी एक भूषण है, शिवा बावनी एक भूषण है। तो भूषण फार भूषण जी द्वारा लिखी गई रचना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 44 है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? ए मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी भुवनेश्वर, डी राम कुमार वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर इज राइट आंसर, है ना। जो कोणार्क का मंदिर है वो जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि वैदेही वनवास किसकी कृति है? ए देव की, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, सी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आप सबका जवाब भी आगे, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। जो वैदेही का वनवास होता है वो अयोध्या से होता है। तो वैदेही का वनवास कहाँ से हुआ? अयोध्या से हुआ। तो अयोध्या फार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 46 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य, डी पद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए वर्ण इज राइट आंसर, है ना। मित्रों बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको वर्ण लगाना है। लेकिन प्रश्न अगर आपसे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर मौखिक इकाई पूछेगा तो आपको ध्वनि लगाना है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आपको वर्ण लगाना है।
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो भी आपको वर्ड लगाना है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और विकल्प ए को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है कि धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए कल सुनना मुझे, बी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सी संसद से सड़क तक, डी कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कल सुनना मुझे, है ना। नहीं तो मेरी छब धूमिल हो जाएगी, क्योंकि मुझे अकादमी पुरस्कार मिलने वाला है, तो कल सुनना, नहीं तो मेरी छब धूमिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि दूसरा ताजमहल किसका कहानी संग्रह है? ए नासिरा शर्मा, बी क्षमा शर्मा, सी ममता कालिया, या डी अनीता जैन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए नासिरा शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो दूसरा ताजमहल है ना, दूसरा ताजमहल किसका है या कौन बनवा सकता है? तो देखिए, जो नासिरा टाइप का होगा, नासिरा, नसीरी, यानी कि जिसके पास कोई सिर नहीं होगा, सिरा नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, तो दूसरा ताजमहल वही बनवाएगा। जैसे प्रेम में, है ना, मुमताज़ महल के प्रेम में शाहजहाँ ने बनवाया, तो वैसे दूसरा कोई नासिरा व्यक्ति जब होगा तो दूसरा ताजमहल बनाएगा। तो नासिरा फॉर नासिरा शर्मा को ध्यान में रखिएगा, और दूसरा ताजमहल के द्वारा लिखेगी कहानी संग्रह। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है, कैंची किस भाषा का शब्द है? आपको जवाब देना है। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली, डी तुर्की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तुर्की इज राइट आंसर, है ना। बात करें कैंची, तो कैंची से आप क्या करते हैं? कुतरते हैं। तो कैंची से कतरते हैं, और कैंची से कुर्ती काटी जाती है, तो उसी कुर्ती को तुर्की करिए, तुर्की को तुर्ती कर दीजिएगा, बस। कैंची तुर्की, ध्यान में रख लीजिएगा। और जितने भी इस प्रकार के यंत्र है प्रायः तुर्की भाषा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 50 है कि हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ए मैत्री पुष्पा, बी उषा प्रेमदा, सी मृदुला गर्ग, डी बंडू भंडारी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो हरी बिंदी होती है ना, वो मृदुल होती है। हरी बिंदी जो होती है वो मृदुल होती है। तो मृदुल फार मृदुला गर्ग को ध्यान में रखिएगा, और स्टार लगाकर इन्हें ऐसे ही बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। प्रश्न संख्या 51, फाल्गुन की उपकथा कहानी संग्रह किसका है? ए सूर्यबाला, बी मिलाल पांडे, सी प्रियंवदा, या डी प्रभा खेतान। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। इस विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी प्रियंवदा इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। भैंसों तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है? तो देखिए, फाल्गुन की उपकथा, है ना, फाल्गुन की उपकथा जो होती है ना, प्रियमबद्ध होती है। प्रियमबद्ध, है ना। प्रिय माने प्रिय, बद माने बोलने वाला होता है। तो फाल्गुन की जो कथा होती है बड़ी प्रियमबद्ध होती है। प्रियमबद्ध, सबको प्रिय लगती है, इसलिए फाल्गुन की कथा जो है कहना चाहिए। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी देख सकते हैं ना कि जो फाल्गुन का महीना होता है बड़ा प्रियमबद्ध होता है, तो बड़ा प्रिय होता है। तो प्रियम को प्रियमबदा से जोड़ लीजिएगा, और बिल्कुल स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि विद्यानिवास मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। ए हल्दीधूप, बी चितवन की छाह, सी कदम की डाली, या डी तुम चंदन हम पानी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी चितवन की छाह इज राइट आंसर, है ना। देखिए, विद्या जिसके अंदर निवास करेगी, सबसे पहले किसका संग्रह होगा? उसके अंदर क्या होगा? चितवन की छाँव का संग्रह होगा। विद्या जिसके अंदर निवास करेगी, सबसे पहले उसके अंदर चितवन का छाँव होगा। तो चितवन का छाँव का मतलब उसका मन जो है बिल्कुल छाया में होगा, अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो विद्यानिवास मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है चितवन की छाँव, है ना। ध्यान में रखिएगा। 1953 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 53 है कि अंतिम बयान कहानी संग्रह किसका है? ए चित्रा मुदगल, बी मंजुल भगत, सी शशप्रभा शास्त्री, डी मिथिलेश्वर। तो अंतिम बयान, विकल्प बी मंजुल भगत इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। देखिए, अंतिम बयान कौन देता है? जो भगत होते हैं,
भगत टाइप के लोग होते हैं। कभी कभी देखे होंगे कि किसी चीज़ को लेकर के ढेर सारे लोगों से पूछा जाता है, बयान दर्ज होता है, लेकिन जब अंतिम बयान किसका माना जाता है, जो भगत होते हैं, संत होते हैं, अच्छे टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो अंतिम बयान जो भगत का माना जाता है। तो भगत माने मंजुल भगत को ध्यान में रख लीजिएगा, अंतिम बयान मंजुल भगत का। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 54 है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसकी है? ए निराला, बी यशपाल, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी जयनंद कुमार। तो आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी जैनेन्द्र इज राइट आंसर, है ना। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 55 है कि दशरथ सुत तिहलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी कबीरदास, डी अग्रदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी कबीरदास इज राइट आंसर, है ना। देखिए, दशरथ सुत तिहलोक बखाना, है ना, राम नाम का मरम है आना, है ना। राम नाम का मरम नहीं आया, किसको? कबीर को। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि राम नाम का मरम कबीर को ना आना, कबीर को ना आना। दशरथ सुत तिहलोक बखाना और राम नाम का मरम कबीर को ना आना। तो कबीर फार कबीरदास को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 56 है कि नसीहत नामा के रचनाकार कौन है? ए रायदास, बी नानक, सी गोरखनाथ, डी श्रीचंद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि नसीहत नाना। नसीहत कौन देते हैं? नाना देते हैं। तो नाना से नानक जी को ध्यान में बैठा लीजिएगा, है ना। और मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी, ना जा आर सोन, ना जा आर सोन। तो ना से नानक की, जा से जाफरी, आ से आज दिवास, रा से रहीराज, है ना, सोन ना से नसीहत नामा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ना जा आर सोन एक ट्रिक है जो कि नानक की सभी रचनाओं की है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 निम्न को सही क्रम में मिलान करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं संप्रदाय, सूची 2 में उसके प्रवर्तक हैं, तो उसी को ट्रिक की उसी को आपको मिलाना है। और नीचे आपको कोट भी दे रहा है। एक के सामने देख रहे हैं उदासी संप्रदाय जम्बनाथ, बिश्नोई संप्रदाय सामने श्रीचंद, सिख संप्रदाय जगजीवन दास और सतनामी संप्रदाय गुरु नानक। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। देखिए, उदासी कब होती है? जब श्रीचंद होती है, श्री मान लक्ष्मी जब कम होती है तो व्यक्ति को अंदर उदासी रहती है, उदास उदास रहता है ना। बी में आप देख रहे हैं कि बिश्नोई संप्रदाय, है ना। अब बिश्नोई जमनाथ, है ना। विष्णु क्या है? जग के नाथ हैं, नाथ हैं। विष्णु विष्णोई, तो विष्णु जमनाथ, नाथ हैं, जग के नाथ हैं, जगन्नाथ। ध्यान में रख लीजिएगा। और सिख तो जानते हैं, नाना नाना नारे नारे ना, तो नानक जी हैं। और सत्य नाम क्या है? इस जग में केवल एक का नाम सत्य है, चाहे कृष्ण करो या राम। और आप भी जानते हैं कि जग से जब जीवन खत्म हो जाता है ना, तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य ही आता है। तो सत्य नाम जग के जीवन का है, जग जीवन का। सिख गुरु नानक है, बिश्नोई जमनाथ और उदासी श्रीचंद का है। तो इसके हिसाब से देखेंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि इनमें में से कौन सी कृति नूर मोहम्मद की है? अब आपको जवाब देना है कि उसमें से कौन सी कृति नूर मोहम्मद की है। ए हंस जवाहिर, बी इंद्रावती, सी अनुराग बांसुरी, या डी बी और सी दोनों। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जो नूर मोहम्मद की रचना है एकदम इंद्रावती और है ना अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी से नूर निकलता है और इंद्रावती से नूर निकलता है। तो नूर फार नूर मोहम्मद की ये दोनों रचनाएं हैं, विकल्प डी सही होगा। हंस जवाहिर की बात करते हैं तो कासिम शाह की रचना है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और जितने भी प्रेमाख्यानक हैं और उसके रचनाकार हैं उसको तो बिल्कुल आप लोग बखूबी रट लीजिए। और कभी कभी उसके पात्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 59, निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है? ये लीजिए, आपके सामने प्यारा सा प्रश्न है और किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संप्रदाय को लेकर के और उसके प्रवर्तक को लेकर के। तो कह रहे इस पर कौन सा असंगत है? ये श्री संप्रदाय रामानुज का यह संगत है, विरुद्ध संप्रदाय निम्बरकाचार्य का यह संगत है, सी ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का यह संगत है, या डी रसिक संप्रदाय अग्रदास का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रुद्र शुद्ध विष्णु, है ना। तो रुद्र शुद्ध विष्णु, विष्णु स्वामी होना था या फिर वल्लभाचार्य यहाँ पे होना था।
है ना। निम्बार्काचार नहीं, निम्बार्काचार का तो निम्न संप्रदाय है, ये ध्यान में आप रखिएगा, है ना। तो यही असंगत था। बाकी श्री संप्रदाय रामानुज का, ब्रह्म संप्रदाय माधव का और रसिक संप्रदाय अग्रदास का सही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि रचना, और सूची 2 में रचनाकार है, उसी को मिलाना है, और नीचे कूट भी आपको देख रहा है। तो ए अंगबधू सामने मलुकदास, ज्ञान बोध रज्जब, 52 आखिरी दादू दयाल, और डी हरडे वाली गुरु अर्जुन देव की है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है ना। तो अंगबधू की बात करते हैं तो अंगबधू रज्जब की है, रज्जब की, है ना। अंगबधू कब, रब जाए जाने तब, तो रज्जब, रब जब होंगे तो अंगबधू मिलेगी, है ना। ज्ञान का बोध मलुक, ज्ञान का बोध अगर हो जाता है तो लुक चेंज हो जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और 52 आखिरी, है ना, गुरु, गुरु ही क्या करते हैं, 52 अक्षर आपको बताते हैं, 52 अक्षर सिखाते हैं। तो गुरु अर्जुन देव, ध्यान में रखिएगा। और हरडे वाणी दादू की, हरडे वाणी दादू की, दादा देख रहे हो, दादाजी की बाड़ी जो हरडे वाली होती है ना। यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, कौन चिल्ला रहा है, कौन घूम रहा है, तो दादाजी की हरडे वाड़ी, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि रास पंचाध्यायी के विषय में कौन सा कथन सत्य है। अब देखें इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जवाब आपको देना है। ए कह रहे कि रास पंचाध्यायी नंद की रचना है, बी रोला छंद में प्रयुक्त है, सी कह रहे कि ए और बी दोनों सही है, या डी में से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ए और बी दोनों सही है कि रास पंचाध्यायी नंद, रास नहीं आती है नंद, देखना है तो रास नहीं आती है नंद, नंद पर नंद की रचना है और रोला छंद में है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारा सा प्रश्न है। ए नानकाना, बी चिरगांव, सी इटावा, डी कुड़की। तो आप सब प्यार भाइयों का जवाब दिया गया, सब विकल्प डी को लॉक किया जाए, कुड़की इज राइट आंसर। इटावा में देवजी का जन्म हुआ था, चिरगांव झांसी, है ना, किसका जन्म हुआ था आप बताइए। चिरगांव झांसी में भतीसण गुप्त, नानकाना में नानक जी का। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि तिल शतक एवं अलग सकत शतक किसकी करती है। ये मोहनलाल मिश्र की, बी कृपाराम की, सी मुबारक की, और डी रूपनारायण गोस्वामी की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मुबारक इज राइट आंसर, है ना। देखिए तिल शतक और अलग शतक, अगर किसी की तिलक हो जाती है तो लोग कहते हैं भैया कांग्रेचुलेसन, मुबारक हो। और अलग शतक की लग जाए तो भैया मुबारक हो। तो मुबारक करते हैं, अगर किसी की शतक लग जाए, तिलक की शतक हो या अलग की शतक हो, तो उसको हम लोग मुबारक करते हैं। तो मुबारक फार मुबारक को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाइए। सूची 1 में देख रहे हैं रचनाकार, और सूची 2 में उनसे के जन्म से संबंधित स्थान है, उसी को आपको मिलाना है। नीचे कूट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ए में देख रहे हैं कि सुंदरदास सामने दौसा, धर्मदास डीडवाड़ा, हरदास निंजनी बांधवगढ़, और सिंगा खजूर है। तो इसके हिसाब से जब आपको मिलाना होगा तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं करना था। 1 2 3 4 विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। देखिए सुंदर व्यक्ति जो होता है ना वो धौंसा होता है, सुंदर व्यक्ति धौंसा होता है, धौंसा, है ना। धर्म डीडवाड़ा, धर्म का डीडवाड़ा होता है, डी से धर्म, डी से डीड, ध्यान रखिएगा। हरिदास निरंजनी, जो निरंजनी व्यक्ति होता है सबको बांध के रखता है ना, तो बांधवगढ़, है ना। सिंग, सिंगर जो होता है ना वो खजूर खा के गाता है। तो ऐसा दिमाग में लगा लीजिएगा कि जो सिंगर होता है वो खजूर खा के गाता है, जो निरंजनी व्यक्ति होता है वो सबको बांध के रखता है। धर्म डी से धर्म, डी से डीडवाड़ा है, और सुंदर तो दौसा होता है। आगे प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में असत्य कथन कौन सा है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। ए तुलसीदास की भक्ति साख्य भाव की थी, यह संगत है। बी जयदेव की रचना गीत गोविंद है, यह संगत है। सी जायसी का प्रिय अलंकार हेतु परीक्षा है, यह संगत है। या डी रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। तुलसीदास की जो भक्ति दास भाव की नहीं, साख भाव की नहीं बल्कि दास भाव की है, यही असंगत था, है ना। तुलसीदास दास लगा है तो दास भाव की भक्ति थी, साख भाव की नहीं थी, ध्यान में रखिएगा। बाकी जयदेव की रचना गीत गोविंद है, जायसी के प्रिय अलंकार हेतु परीक्षा है, और रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है, सही। ठीक है, विकल्प ए को बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 66 है
कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर घोड़े माही पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास, बी रहीमदास, सी कबीरदास, डी रायदास, है ना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया अक्षर विकल्प, है ना, बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी रहीमदास इज राइट आंसर। दीर्घ दोहा अर्थ आखर घोड़े माह, है ना। दीर्घ दोहा का अर्थ अगर आपको ना आवे तो रहम कर लो, दीर्घ दोहा के अर्थ ना समझ में आए तो क्या करो, रहम कर लो। ध्यान में रखिएगा, रहम फार रहीमदास को ध्यान में बैठाना है, ठीक है। प्रश्न के 67 निम्न को सही क्रम में मिलाइए। सामने आप देख रहे हैं ऋतुकाल का नामकरण है और उसके नामकरण करता है, इन्हीं को मिलाना है। ऋतुकाल की बात करते हैं, सामने गेरसन, ऋतकाव्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल रमाशंकर शुक्ल साल, और डी है कलाकाल विश्वनाथ। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो ऋतकाल, काल ऋतकाल में राम, रकुल रीत चला सदा चली आई, रामचंद्र शुक्ल। ऋतकाव्य तो सन करता है, सन माने गेरसन को ध्यान में रखिएगा, और श्रृंगार पूरा विश्व करता है, रसाल कलाकाल, कलाकाल ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल मैंने इसको ट्रिक से आपको बताया है कि ऋतकाल, काल में राम, ऋतकाव्य गेरसन करेंगे, श्रृंगार पूरा विश्व करेगा, और रसाल कलाकाल, ठीक है। चलिए संख्या 68 है कि निम्न में से सही क्रम का चयन करें। ए केशवदास, फिर चिंतामणि भूषण बिहारी है, फिर केशवदास बिहारी चिंतामणि भूषण है। सी में आप देख रहे हैं केशवदास भूषण चिंतामणि बिहारी, और डी में केशवदास भूषण बिहारी और चिंतामणि। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले केशवदास का जन्म हुआ है ना। तो केशवदास 1555 के आसपास इनका जन्म हुआ है, 1617 में इनका देहांत हुआ है। बिहारी लाल की बात करते हैं तो 1595 में। चिंतामणि पूरे 1680 में इनका देहांत हुआ, और भूषण 1613 में इनका जन्म हुआ था, और 1715 में इनका देहांत हुआ था। तो विकल्प बी, है ना, केशव बिहारी चिंता भूषण, KBC, केशव बिहारी चिंता भूषण, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। संख्या 69 है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी कवि ऋतमुक्त काव्यधारा के हैं? ए घनानंद सेनापति आलम और बोधा, बी घनानंद बिहारी आलम और बोधा, सी घनानंद आलम बोधा ठाकुर, और डी कह रहे हैं कि बिहारी आलम घनानंद और बोधा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 8 शेर धन दे के बोधा द्विजदेव की रीति से मुक्त हो गया, तो 8 से बिल्कुल आलम हो जाएंगे। शेर धन दे करके, है ना, शेर धन दे करके धन से घनानंद, बोधा से बोधा द्विजदेव की रीति से मुक्त हो गया था। तो बिल्कुल विकल्प सी में देखेंगे तो सारे के सारे जो नाम हैं रिक्त मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, यही विकल्प आपका सही था। बाकी अगर आप देखेंगे तो सब में कहीं न कहीं यहाँ पे बिहारी आ गए, यहाँ पे सेनापति आ गए, यहाँ पे फिर बिहारी आ गए, ठीक है ना। केवल विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 70 है कि असंगत विकल्प का चयन करें। ये उद्धव शतक जगन्नाथ नाथ रत्नाकर का है, हृदय तरंग सत्यनारायण कविरत्न का है, भामासुर रामनाथ त्रिपाठी का ये संगत है, या डी मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का ये संगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए। भामासुर, है ना, कामता प्रसाद गुरु जी की रचना है, रामनाथ त्रिपाठी की रचना नहीं है, ये संगत था। बाकी उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर का है, हृदय में तरंग लेती है सत्यनारायण कविरत्न का, और मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ, मुन्नी को मोबाइल देते हैं प्रदीप और सौरभ मिलकर के। तो ऐसे कुछ क्लू बना के ट्रिक बना के रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 71 है कि काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्रदान की गई? ए रामनाथ त्रिपाठी, बी सत्यनारायण को, सी जगन्नाथ, डी लोचन प्रसाद पांडे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। लोचन प्रसाद पांडे इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। काव्य का विनोद लोचन से होता है, और साहित्य का जो वाचस्पति होता है लोचन से होता है। लोचन प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? ये दूसरा एवं चौथा है, बी प्रथम और द्वितीय, सी नवें और 10वां, डी 10वां और 11वां। तो विकल्प सी 9वें और 10वां इज राइट आंसर, है ना। साकेत के 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला के वियोग का वर्णन है। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्न में से किसने खड़ी बोली को कटु और नीरस कहा है? ए रामविलास शर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी पदम सिंह शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब भी आप सबका बड़ा तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प, है ना, सी को लॉक किया जाए, पदम सिंह शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए खड़ी बोली को कटु और नीरस कह रहे हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा।
खड़ी बोली को जो पद वाला व्यक्ति होता है ना, कट वो नीरस होता है, वो खड़ी खड़ी बोल देता है। पद फार पदम सिंह शर्मा को ध्यान में रखिएगा। और यही पदम सिंह शर्मा जिन्होंने बिहारी है ना की भाषा को शक्कर की रोटी कहा है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 74 है कि क्रांतिकारी कवि निराला किसकी कृति है? ये दूधनाथ सिंह, बी बच्चन सिंह, डी निराला और सी निराला, डी मुक्तिबोध। तो इसके हिसाब से आपका जवाब भी आ गया कि देखिए जो क्रांतिकारी होते हैं ना बच्चे होते हैं। क्रांतिकारी कवि बच्चे, बच्चे फार बच्चन को ध्यान में रखिएगा। और आप एक भी कह सकते हैं कब क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 75 है कि नामवर सिंह ने किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेव वर्मा, सी सुमित्रा पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आ गया अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, है ना। देखिए जो निराला व्यक्ति होगा ना उसी को लोग छंदों का गुरु कहते हैं। निराले व्यक्ति को नामवर लोग छंदों का गुरु कहते हैं, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 76 है कि पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह ए मधुकलश है, बी खादी के फूल है, सी ग्राम्य, डी स्वर्णधूल है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी खादी के फूल इज राइट आंसर, है ना। देखिए पंत और बच्चन की जो सम्मिलित रचनाओं का संग्रह है वो खादी के फूल है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, सूची 1 में देख रहे हैं रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि जय भारत, सामने पंत, इतिहास के आंसू मैथिली शरण गुप्त, काल दहन केदारनाथ मिश्र और लोकायतन रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका जो विकल्प होगा ए का दूसरा जय भारत की बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त का है, इतिहास के आंखू रामधारी सिंह दिनकर का है, काल दहन की बात करते हैं तो बिल्कुल केदारनाथ का है, लोकायतन पंत का है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 2, 4, 3, 1 यानी कि विकल्प सी, विकल्प को बात अगर करेंगे तो विकल्प डी पे आप जाइएगा। 2, 4, 3, 1 है ना, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? अब इनमें कौन सी रचना ऐसी जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ये कह रहे गीत फरोज, बी बुनी हुई रस्सी, ऐसी धूप के धान और डी है खुशबू के सिला लेख। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प डी सी को लाग किया जाए। धूप के धान की बात करते हैं ना, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, बल्कि धूप के धान गिर जाते हैं तो गिरजा माथुर का है, गिरजा प्रसाद माथुर का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 79 है कि निम्न रचनाओं को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1, सूची 2, सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार है, उन्हीं को मिलाना है। ये है श्रृंगार रसमंडन, पंडित दौलत राय सामने, अष्टयाम विठलनाथ, अगहन बेगम नाभादास और जैन पुराण बैकुंठ मठ शुक्री। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो श्रृंगार रस का मंडन विठल, मंडल विठल, अष्टयाम नाभादास का। अगहन का महत्व होता है बैकुंठ में जाते हैं, अगहन माँ का महत्व है बैकुंठ में, अगहन और वैशाख में जो कोई मरता है बैकुंठ में जाता है। तो अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा 2 बैकुंठ मठ शुक्र। जैन पद्म पुराण दौलत से प्यार है जैन पदम को, और जैन पद्म पुराण क्या है? दौलत से कम नहीं है। तो ये इसको देखेंगे तो बिल्कुल 1 का 2 और 1 का 2 आपको 2 जगह मिल रहा है। तो विकल्प सी में देख रहे हैं कि 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है कि खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है? ये पुरुषोत्तम दास टंडन, बी मोटर सत्यनारायण, सी जानगिल क्राइस्ट, डी बाबू तोताराम। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प सी को लाग किया जाए, जानगिल क्राइस्ट इज राइट आंसर। पुरुषोत्तम दास को तो हिंदी भाषा का प्रहरी कहा जाता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और मोटर सत्यनारायण को दक्षिण भारत का टंडन कहते हैं, और बाबू तोताराम को तो आपने देखा ही होगा भाषा संवर्धनी। ठीक है, विकल्प सी जानगिल क्राइस्ट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? ए 17वीं, बी 18वीं, सी 19वीं, डी 20वीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे अक्सर विकल्प है ना सी को लाग किया जाए, 19वीं शताब्दी इज राइट आंसर। एक नई शताब्दी आएगी, एक 9 तो प्रचार होगा, 19वीं इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है कि पत्र एवं संपादक को सम्मिलित करना है। सूची 1 में देख रहे हैं कि पत्र, सूची 2 में उसके संपादक हैं। ये वे प्रतीक सामने गुलाब राय, साहित्य संदेश माखनलाल चतुर्वेदी सामने हैं, रूपाप के सामने अगे और करमवीर के सामने सुमित्रा पंत है। तो बात करते प्रतीक आगे होता है, चिन्ह देखिए आगे है, इस चिन्ह को क्या आप मानेंगे? आगे होता है चिन्ह, प्रतीक आगे होता है। साहित्य का संदेश जो है ना गुलाब देता है। रूपाप की बात करते हैं तो पंत का है, और करमवीर माखन खाता है।
तो कर्मवीर जो व्यक्ति होता है माखन खाता है। तो इसके हिसाब से जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका जो विकल्प होगा 3 1 4 2, 3 1 है ना, इसके बाद 4 और 2, 3 1 4 2, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 83 के निम्न में कौन सा एक शुक्ल जी की त्रिवेणी में नहीं है? ये सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी जायसी। तो विकल्प सी कबीरदास जो है शुक्ल जी की त्रिवेणी में नहीं आते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताया था, तू सू जा, तू सू जा, है ना, तू सू जा त्रिवेणी में, तू से तुलसी, सू से सूरदास, जा से जायसी, कबीरदास नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 84 की साहित्य परिजात किसकी कृति है? ये श्याम बिहारी मिश्र, बी सुखदेव बिहारी, सी कृष्ण बिहारी, डी रास बिहारी। तो देखिए साहित्य के परिजात पर, जो साहित्य का परिजात होता है उस परिजात पर कौन बैठ सकता है? साहित्य के परिजात पर बैठने वाला है ना जो होगा वो सुख होगा, सुखदेव, सुखदेव ध्यान में रखिएगा, सुखदेव बिहारी मिश्र इज राइट आंसर। साहित्य के पारिजात माने वृक्ष पर सुख बैठता है, सुख फॉर सुखदेव को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 85 कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविताओं के विवेचक के रूप में हुआ था, यह कथन किसका है? ए आचार्य शुक्ल का, बी नंदुलारी वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प जो है बी को लॉक किया जाए, नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना, कि मेरा आगमन छायावादी कवि प्रसाद पंत निराला के नंद, है ना, नंद दुलारे वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 86 कि पुराना घर नए लोग रचना किसकी है? ए रामदास मिश्र, बी हरिशंकर प्रसाई, सी ठाकुर प्रसाद सिंह, डी मनोहर सिंह जोशी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया पुराने घर नए लोग में लोग अब ठाकुर प्रसाद सिंह, है ना। देखिए पुराना घर है ठाकुर का और नए लोग उसमें रह रहे हैं, तो पुराना घर है और नए लोग उसमें रह रहे हैं किसके? बोले ठाकुर की हवेली में। ठीक है, चलिए ये ट्रिक है भैया, है ना। प्रश्न संख्या 87 है कि पाप के पुजारी किसकी कृति है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी अरविंद कुमार, डी स्वदेश। तो पाप के पुजारी क्या करते हैं? विलास करते हैं, है ना। जो विलास करते हैं वो पाप के पुजारी, है ना, पाप का पुजारी विलास करेगा। तो ध्यान में रख लीजिएगा जो पाप के पुजारी होंगे वो विलास करेंगे। विलास फॉर डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 88 है कि सफरी झोले में कृति किसकी है? ए अजीत कुमार, बी भारतेंद्र चंद, सी रामनेत्र त्रिपाठी, डी गुलाब राय। तो सफरी झोले में किसकी? बोले अजीत के, सफरी झोले में अजीत के। तो अजीत के झोले में सफरी है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 89 है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए भोपाल, बी मुंबई, सी प्रयागराज, डी आगरा। तो केंद्रीय हिंदी का संस्थान आगरा है, आगरा है, केंद्रीय हिंदी का संस्थान आगरा है। तो आगरा है फॉर आगरा में है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है आदिकाल के लिए बीज वपन काल किसने कहा है? यानी कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? ये राहुल संकृतायन, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल में बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखे होंगे बचपन में ही, है ना, निकल गए थे एक बार सूर्य को, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बचपन में जोड़ लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 91 कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना है? ए पदम पराग, बी पथ के साथी, सी लच्छीपुरा, डी अर्धकथानक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पदम पराग पदम सिंह की रचना है, विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 92 की रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ए 8, बी 3, सी 6, डी 4। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 3 इज राइट आंसर, है ना। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, है ना। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब प्रश्न 93 निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका आपको जवाब देना है। ये सूचीपत्र, बी किताब, से गंगा, डी संसद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प को लॉक किया जाए, सूचीपत्र इज राइट आंसर। किताब पढ़ी, गंगा, है ना, बहती हैं, संसद खुली है। तो ये तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन सूची पत्र, मिला, मिली, फटा, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है? ए खंजन नैन, बी करवट, सी पीढ़ियाँ, डी मानस का हंस। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए,
है ना, बिल्कुल करवट इज राइट आंसर, है ना। अमृतलाल नागर जी का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है करवट। इसी करवट उपन्यास में खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है और इनका अगला उपन्यास जो आप देख रहे हैं पीढ़ियाँ, इसी का विस्तार है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 95 निम्न को सही क्रम में मिलान करें। तो एक तरफ देख रहे हैं रचना, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। महासमर के सामने इलाचंद जोशी, औरत के सामने चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली के नगर बुद्धि सामने शिव प्रसाद सिंह है और सन्यासी नरेंद्र कोहली हैं। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना होगा, है ना। थोड़ा सा विचार विमर्श करके आप इसको मिलाने का प्रयास करिएगा। देखिए, महासमर की बात करते हैं तो महासमर में कोहली, नरेंद्र कोहली, अभी आपने देखा होगा आरबीसी का जो मैच हुआ है तो महासमर में नरेंद्र कोहली। औरत की बात करते हैं तो औरत शिव का प्रसाद चढ़ाती है, शिव प्रसाद सिंह की। वैशाली की नगर वधू चतुर होती हैं। सन्यासी व्यक्ति का इलाज होना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखेंगे 4, 3, 2, 1 इज राइट आंसर, विकल्प सी। जिन भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 96 की छोटे छोटे पक्षी उपन्यास की कथा वस्तु है। ए वैसा जीवन, बी एक प्रेम कथा, सी धर्मतंत्र, डी देह व्यापार का सौदा। तो आ गया विकल्प बी आप सबका जवाब कि एक प्रेम कथा है ना। छोटे छोटे पक्षी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 97 उपन्यास को उनके पात्रों के साथ मिलाना है। सूची 1 में देख रहे हैं उपन्यास के पात्र, सूची 2 में उपन्यास है, तो उसी को आपको मिलाना है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई देगा, उस कूट के आधार पर उस प्रश्न का जवाब भी आपको देना है। सुमन और गजाधर सामने कंकाल, विजय तारा सामने सेवा सदन, जलपा रामनाथ त्यागपत्र और मृणाल प्रमोद गबन के हैं। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे कि सुमन और गजाधर, है ना, सेवा सदन में 18 जन 1918 में लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद का। तो सुमन और गजाधर सेवा सदन के हैं, है ना। विजय और तारा की बात करते हैं तो कंकाल में है। जालपा और रामनाथ की बात करते हैं तो गबन में है, और मृणाल और प्रमोद त्यागपत्र में है। तो 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 विकल्प डी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 98 है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ये इंदुमती, बी प्रणय प्रणय, सी जमींदार का दृष्टांत, डी एक टोकरी भर मिट्टी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आएगा, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रणय प्रणय इज राइट आंसर। बच्चे प्रणय प्रणय, बच्चन सिंह प्रणय प्रणय ध्यान में रख लीजिएगा। और बात करें आधुनिक शोध के अनुसार तो एक टोकरी भर मिट्टी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 99 की एक असरफी की आत्मकथा किसकी रचना है। ए वृंदावन लाल वर्मा, बी विशंबर शर्मा कौशिक, सी सुनील दीक्षित, डी वेंकटेश नारायण। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प डी को लॉक किया जाए। एक असरफी की आत्मकथा बैंक में टैक्स, बैंक टैक्स, है ना। एक असरफी अगर आप रखे हैं ना तो उसको बैंक में टैक्स देना पड़ेगा। तो बैंक में टैक्स, बैंक टैक्स ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगा कर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 100 है कि रचनाकार के जन्म स्थान को सम्मिलित करना है। सूची 1 में रचनाकार है, सूची 2 में उनका जन्म स्थान है, उसी को आपको मिलाना है। ए नाथूराम शर्मा शंकर सामने जबलपुर, बाल मुकुंद गुप्त सामने फतेहपुर, लाला श्रीनिवास रोहतक सामने है, राधेपुर सामने अलीगढ़ है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। बात करें नाथूराम शर्मा का, तो नाथूराम शर्मा को सब लोग जानते हैं कि अलीगढ़ में, नाथों का गढ़ है अलीगढ़, है ना। तो नाथों का गढ़ अलीगढ़ है, ध्यान में रखिएगा। और बी की बात करते हैं तो बाल मुकुंद गुप्त, है ना, रोहतक, है ना। अगर आप रोहतक जाओगे तो आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और लाला भगवान दिन फतेहपुर, है ना। राय पूर्ण होगी जब राय पूर्ण होगी तो बड़ा आनंद मिलेगा, जब फार जबलपुर में। तो राय पूर्ण होती है जबलपुर में, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि नाथों का गढ़ है अलीगढ़, बुद्धि कुंद हो जाएगी। रोहतक तक जाओगे तो बुद्धि कम हो जाएगी। लाला फतेहपुर में रहता है और राय पूर्ण होगी जबलपुर में। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना करके इसको आपको दिमाग में रख लेना है। और इसके हिसाब से देखेंगे 4, 3, 2, 1 विकल्प सी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रिय मुस्लिम विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।